प्रवेश वर्मा जी अपने पिताजी के लिए और अपने ससुर के लिए बहुत लकी थे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनकी शादी होने के 1 महीने बाद पिताजी को भी मंत्री बना दिया था और ससुर जी को भी मंत्री बना दिया था। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है प्रवेश, उसके बाद मैंने एक स्टोरी की थी रिश्तों की राजनीति की। तो मुझे बताएंगे कि आपके पिताजी तो एक लेटर लेके चले गए थे कि आपने कहा था मुझे अगर मुख्यमंत्री पद से हटाया तो मुझे केंद्र में मंत्री बनाएंगे, अटल जी ने बना लिया, लेकिन आपके ससुर जी कैसे मंत्री बन गए थे अटल जी की कैबिनेट में, ये भी बताइए थोड़ा। देखिए, वो केवल मेरे ससुर नहीं है, वो एक बहुत बड़े नेता है मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं और वहाँ पर वो 4 बार मंत्री रहे प्रदेश के, वहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, वहाँ पे विपक्ष के नेता रहे। और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में जितने भी वक्ता हुए आज भी कांग्रेस के लोग भी उनका भाषण सुनने के लिए ज़रूर अपना टीवी को ऑन कर लेते हैं। तो मेरी शादी इस परिवार में हुई, उनका मंत्री बनने को मेरी शादी का कोई लेना देना नहीं था। वो एक कोइंसिडेंस हो सकता है, मगर शादी आपकी लकी थी उनके लिए, ये मत बोलिए आप। हाँ, मेरी बीवी मेरे पिताजी के लिए लकी थी और मैं मेरे ससुर के लिए लकी था। क्रॉस कनेक्शन तो जोड़ लिया आपने, फिर भी आपने ये नहीं कहा मैं मेरे पिताजी के लिए लकी था और मेरी पत्नी अपने पिताजी के लिए लकी। वो तो शादी के बाद हुई, तो यही कहूँगा। मैं तो मेरे पिताजी का बेटा पहले भी था, वो मंत्री नहीं बना रहे थे अटल जी। तो शादी के बाद बना दिया। शादी के 1 महीने के बाद भी पिताजी मंत्री बन गए, श्रम मंत्री। और जब शाम को अटल जी ने बुलाया हमें घर पे चाय पे, तो वो ये किया करते थे, जो भी नया मंत्री बनता था उसके परिवार को चाय पे बुलाते थे। तो मैं शाम को जब वहाँ पर गए, पूरा परिवार में और स्वाति वहाँ पर पीछे बैठे हुए थे, तो एकदम से स्वाति ने मेरे कान में कुछ बोला। तो अटल जी ने कहा, भाई क्या बोल रहे हो, ज़रा हमें भी बताओ, हम भी हंस लेंगे। तो मैंने कहा, स्वाति कह रही है मेरे पिताजी का भी ख्याल रख लेना। तो उसके 1 महीने के बाद में जब विक्रम जी मंत्री बन गए, तो वो दोबारा उन्होंने चाय पे बुलाया। तो वहाँ पे अटल जी ने सबसे पहले स्वाति को बुलाकर कहा, देखा आपके पिताजी का ख्याल रख लिया। तो राजनीति में बड़े दिलचस्प संयोग होते हैं। लेकिन प्रवेश, अगर हम आज की राजनीति की बात करें, दिल्ली की राजनीति में आप 2 बार से सांसद, 1 बार के विधायक हैं, 2020 के अंदर दिल्ली के अंदर चुनाव आने वाले हैं। ऐसे समय आपने मुद्दा उठाया है, दिल्ली के अंदर अवैध तौर पर मस्जिद बन रही हैं। लोग ये आरोप लगा रहे हैं प्रवेश वर्मा के, प्रवेश वर्मा अभी से चुनाव से पहले ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं। तो क्या ये राजनीति आपके पिताजी ने कभी नहीं की, आप क्यों करना चाहते हैं ये राजनीति? है आज की राजनीति में ये एक ट्रेंड बन गया है। देखिए, ये मैंने देखा है कि और जब भी दिल्ली में विधानसभा चुनाव आता है, तो विधानसभा चुनाव से 6 महीना 1 साल के अंदर अंदर में दिल्ली में नई मस्जिद बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और मैंने मेरे क्षेत्र में देखा है, अगर आप कहेंगे तो कल आपका रिपोर्टर मेरे साथ में चले और मैं आपको दिखाऊंगा कि जहाँ पे पार्क है, आपको दिखाई देगा पार्क है, पार्क की बाउंड्री है और उसके अंदर में 500 गज में मस्जिद, 4 मंजिल मस्जिद बनी है। और जब ये चुनाव आने लगता है, तब वहाँ पे 1 मंजिल, हर मस्जिद में 1 नई मंजिल ऊपर में डलने लगती है। तो मैंने केवल एलजी साहब को इतना कहा है, मेरा कोई भी धर्म से मेरा कोई बैर नहीं है। जो मस्जिदें पिछले 20 सालों में बनी हैं, मैंने एलजी साहब को कहा एक कमेटी बनाइए, उसमें जो जिले के न्यायाधीश हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वो उसके चेयरमैन हों, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति उसमें ना हो। मैं कमेटी को लिस्ट दे दूंगा, कमेटी उनसे उनके कागज मांग ले, कोई फ्लड डिपार्टमेंट की ज़मीन पर है, कोई डूसिप की ज़मीन पर है, सारी दिल्ली सरकार की ज़मीन पर ये काम हो रहा है। और जब मैं पुलिस से कहता हूँ एक्शन लेने के लिए, तो पुलिस कहती है कि जब तक हमें वो डिपार्टमेंट संबंधित जो विभाग है वो हमें शिकायत नहीं करेगा, तब तक हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सत्ताधारी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी इन अवैध मस्जिदों को बना रही है, क्या ये आपका आरोप है? जी, मेरा। और आप सीधा लगाने से क्यों हिचक रहे हैं इस आरोप? नहीं, मैं तो सीधा लगा ही रहा हूँ और इससे स्पष्ट क्या बोलूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि पहले शीला दीक्षित जी ये करती रही और अभी जो है केजरीवाल जी ये कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे यहाँ पे उत्तम नगर में विपिन गार्डन है, वहाँ पे चारों तरफ में अनधिकृत कॉलोनी है, 2-2.5 लाख लोगों के लिए वहाँ पर कोई भी पार्क की सुविधा नहीं है। एक वहाँ पर लैंड है 50 एकड़ की, वो हम उसको कोशिश कर रहे हैं, फ्लड डिपार्टमेंट की लैंड है, दिल्ली सरकार की लैंड है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें पार्क बन जाए।
हमने वहाँ पे बेंच लगवाए, हमने वहाँ पे घास लगवाई, उसको पार्क की शेप देने की कोशिश करी। धीरे धीरे हमने देखा कि वहाँ पर जो भी मुस्लिम समुदाय के लोगों में कोई मृत्यु हो जाती है तो वो वहाँ पर आते हैं और उसको दबा देते हैं और वहाँ पे कब्र बना देते हैं। तो 50 से ज़्यादा कब्र उस पार्क के बिल्कुल बीचों बीच में बन गई है। नहीं प्रवेश, मैंने आपकी बात मानी, मैंने आपके तर्क माने, मैं आपको ऑन द फेस वैल्यू ये मानता हूं कि वहां पर ऐसा हो रहा होगा, लेकिन फिर क्या ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर डिवाइड करने की पॉलिटिक्स नहीं है? आप मानेंगे मेरी इस बात को कि अवैध मस्जिदें बनी हैं तो अवैध मंदिर भी बने हैं, अवैध गुरुद्वारे भी बने हैं, अवैध दूसरी चीजें भी बनी हैं, लेकिन आप मस्जिद या मुस्लिम धार्मिक स्थल या कब्रिस्तान की बात करके आप क्या हिंदू मुसलमान में दिल्ली के इलेक्शन को डिवाइड नहीं करना चाहते? देखिए, मैं यहाँ पे रहता हूँ, आपके इधर सामने 20 नंबर के मकान में रहता हूँ। मेरे मकान के बिल्कुल सामने रोड के ऊपर में मस्जिद है और वहाँ पे इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। मैं सुबह 4 बजे वहाँ से अजान की आवाज़ आती है और वो पूरे 1 किलोमीटर के दायरे में सुनाई देती है। मैंने कभी उसके ऊपर में कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। जब मैंने पता किया, उन्होंने कहा कि आज़ादी से पहले की है। जितनी आज़ादी से पहले की चीज़ें हैं, मैंने उसके ऊपर में कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। पिछले 20 सालों में जो अवैध निर्माण है, जो सरकारी ज़मीन है, जहाँ पर बच्चों के लिए पार्क बनने हैं, जहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल बनने हैं, जहाँ पर गरीब बस्तियों में शौचालय बनने हैं, अगर वहाँ पर मस्जिद का निर्माण होगा और कोई कुछ नहीं कहेगा और कोई आवाज़ उठाएगा तो उसको ये कह दिया जाएगा कि मैं किसी धर्म विशेष के खिलाफ हूँ, तो मैं इसको ठीक नहीं मानता। मेरे पास में एक भी शिकायत अभी तक नहीं आई है जिसने कहा हो कि ये मंदिर अवैध बन रहा है, ये गुरुद्वारा अवैध बन रहा है। आप चाहे मैं लिस्ट ला के दे सकता हूं और मैं दर्शकों के सामने क्लेम कर रहा हूं कि अगर मस्जिदें अवैध बनी हैं तो गुरुद्वारे भी अवैध बने और मंदिर भी अवैध बने हैं। देखिए, कोई भी मंदिर और गुरुद्वारा किसी सरकारी जमीन के ऊपर बना है, ये मेरी नॉलेज में नहीं आया है। आप ये जरूर, आप नॉलेज में सिर्फ मस्जिदों और कब्रिस्तान को लाना चाहते हैं। दिक्कत यह है क्योंकि वहां से आपकी राजनीति आगे चलती है। चलिए, अगर मेरे नॉलेज में कोई मंदिर और गुरुद्वारा आएगा, आप भी मेरे को उसकी सूची दे दें तो मैं ज़रूर उसके बारे में भी बात करूंगा। मगर कोई आएगा तो बात करूंगा। मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि मेरे क्षेत्र में जितने मंदिर और गुरुद्वारा हैं, आप और दिल्ली की बात कर रहे होंगे, मेरे क्षेत्र में जो मंदिर गुरुद्वारा हैं वो 100% DDA द्वारा अलॉटेड लैंड के ऊपर में बने हैं। और जितनी मैं जो मस्जिद और कब्रिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो जो पिछले 10, 15, 20 सालों में बनी है, केवल उनके ऊपर ही मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ।